Hello everyone, welcome to our channel. So today we will study about part 2 of our Indian Constitution that deals about citizenship given in Article 5 to 11. अब क्या रीज़न है कि मैं सिटीजनशिप हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, बेसिक रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ही रहते हैं, फॉरेनर्स भी रहते हैं। लेकिन ये जो दोनों हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा ना इनमें। यू आर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और जो यहाँ पे रह रहा है वो सिटीजन नहीं है, कुछ तो इनमें डिफरेंस होगा ना। तो उसी डिफरेंस को जानने के लिए हम लोग सिटीजनशिप पढ़ते हैं। जो सिटीजन रहता है इंडिया का, उसे कुछ ऐसे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलते हैं जो कि एक फॉरेनर को नहीं मिलते, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आर्टिकल 15 में दिया, और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, रेस, कलर, जेंडर एंड ऑल दिस। ओके, देन राइट टू बी अ मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है। ओके, देन आर्टिकल 19 में जो हमारे पास राइट्स है, राइट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, ओके, राइट थॉट्स, बिलीफ एंड ऑल दिस थिंग, ये अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, ना कि नॉन सिटीजन्स को। पर सिटीजन्स को राइट तो अवेलेबल है ही है, साथ में उसके कुछ ड्यूटीज भी पूरी करनी होती है सिटीजन को, जैसे कि टैक्स पे करना, नेशनल एंथम रिस्पेक्ट करना एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग सिटीजनशिप। सो नाउ कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, आई विल टेल यू। देखो, हमारे पास सिटीजनशिप से रिलेटेड टोटल दो लेजिस्लेशन है। पहला, एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि आर्टिकल 5 to 11, दूसरा सिटीजनशिप एक्ट 1955। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम दोनों ये क्यों पढ़ते हैं, रीजन क्या है? तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इट्स आर्टिकल 5 to 11, हम उन लोगों की सिटीजनशिप जानते हैं 26 जनवरी 1950 से पहले कौन कौन इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, वो मुझे पता चलेगा आर्टिकल 5 to 11। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद, दैट मीन्स 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, सो दिस वॉज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो ये दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 5 to 11, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है जो कि तारीख 26 जनवरी 1950 से पहले है। लेकिन उसके बाद कौन सिटीजन कहलाएगा, किसके पास सिटीजनशिप है, कौन नहीं कहलाएगा, वो पता चलेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सो कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की बात करता है। तो अगर किसी को सिटीजन होना है थ्रू आर्टिकल 5, तो पहली चीज, ही शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया। ओके, ही शुड हैव बीन बोर्न इन इंडिया, या फिर उसके कोई भी एक पेरेंट इंडिया में पैदा होना चाहिए, या फिर वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले 5 साल तक इंडिया में ही रह रहा था। तो इस तरीके से मिलेगी सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 उन पर्सन्स के बारे में बात करता है जो कि पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, दोज हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो आर्टिकल 6 को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ेंगे 19 जुलाई 1948 से पहले वाले लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, क्या क्या कंडीशन थे। पहली कंडीशन ये थी, या तो वो पर्सन या फिर ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स या फिर एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। दूसरी कंडीशन, वो इंडिया में ही रिसाइड कर रहा हो उस तारीख से जिस तारीख से उसने माइग्रेट किया हो। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद से कंडीशन बदल गई। तो वो क्या है? पहली कंडीशन तो सेम ही है, दैट इज ही या फिर ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स या कोई भी उसका ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, वो इंडिया में आया हो अंडर ए परमिट फॉर रीसेटलमेंट। ओके, दैट मीन्स परमिट ऑफ रीसेटलमेंट मीन्स गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, ओके, कि यहाँ पे उसे वापस रहना है। तीसरी कंडीशन, वो इंडिया में ही रिसाइड कर रहा है जब उसे रीमाइग्रेट किया, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 6 months। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन इज कि उसने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है फॉर रजिस्ट्रेशन, कोई कंसर्न ऑफिसर होगा, उससे उसने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है।
एंड आखिरी कंडीशन ये है कि वो रजिस्टर हो जाना चाहिए उस ऑफिसर के थ्रू एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया. सो दिस वॉज आर्टिकल 6. नाउ कमिंग ऑन आर्टिकल 7. आर्टिकल 7 उन लोगों के सिटीजनशिप की बात कर रहा है दोज हु हैव रीमाइग्रेटेड, मतलब इंडिया से पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आए हैं, उन लोग की बात करते हैं. ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर पाकिस्तान से वापस इंडिया आता है आफ्टर 1 मार्च 1947 तो वो कैसे सिटीजनशिप कहलाएगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है. पहली कंडीशन जो कि सेम है, ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया. ओके. सेकेंड थिंग, वो इंडिया में वापस आया है अंडर ए परमिट फॉर रीसेटलमेंट. तीसरी कंडीशन, वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 months. अगली कंडीशन, उसने सेम कंडीशन है जो पहले कंडीशन थी कि उसने एक मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दिया हो, उसके बाद फिर वो कंसर्न ऑफिसर उससे रजिस्टर कर ले एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया. सो दिस वाज आर्टिकल 7. तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 पाकिस्तान से इंडिया से माइग्रेशन की बात करें, एक माइग्रेशन दूसरा रीमाइग्रेशन. नाउ अब आर्टिकल 8 जो है वो किसकी बात करता है, पर्सन ऑफ जिनका ओरिजिन क्या था, इंडिया था. ठीक है, उन लोग की बात कर रहे हैं पर वो इंडिया में नहीं रह रहे हो. इसके अंदर पाकिस्तान नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो हमने ऑलरेडी आर्टिकल 6 और 7 में पढ़ लिया है. तो आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो भी इंसान, जो भी पर्सन अगर इंडिया के ओरिजिन है लेकिन वो इंडिया के बाहर रह रहा हो तो उसे हम कब सिटीजन कहेंगे. पहली कंडीशन, वो इंसान या उसका कोई भी पेरेंट या उसका कोई भी ग्रैंड पेरेंट वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. अनडिवाइडेड इंडिया एवरीवन नोज, जब पाकिस्तान वगैरह सब साथ थे. दूसरी कंडीशन, उसे रजिस्टर होना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय किसी डिप्लोमेट्स होते हैं ना, अलग अलग कंट्री में डिप्लोमेट्स रहते हैं या फिर काउंसिल डेमोक्रेटिक, इन लोगों के थ्रू ही हैज टू बी रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया. सो दिस वाज आर्टिकल 8. नाउ कमिंग ऑन आर्टिकल 9. आर्टिकल 9 सेज दैट कोई भी इंसान अगर वॉलंटरली फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है, ओके, देन ही विल नॉट बी डीम्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया. कोई भी पर्सन है अगर वो कमेंसमेंट के टाइम इंडिया का सिटीजन था, उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी कि नहीं, क्या कंडीशंस होंगे, वो कौन कौन से कंडीशन से ही विल बी सब्जेक्टेड, वो सब दिया हुआ है आर्टिकल 10. नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज आर्टिकल 11. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ये आर्टिकल इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल पार्लियामेंट को राइट देता है कि वो सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए किसी भी तरीके का लॉज बना सकते हैं. मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद से अगर सिटीजनशिप को जिस हिसाब से पार्लियामेंट रेगुलेट करना चाहे वो कर सकती है. ये उसे पावर कौन से आर्टिकल के थ्रू मिली है, आर्टिकल 11 के थ्रू मिली है. So this was about constitutional provisions. I hope this is clear. Now we will talk about, coming on our next slide, and we will talk about Citizenship Act 1955. So in this I will talk about acquisition, कि citizenship कैसे मिलेगी, उसके 5 तरीके हैं, और citizenship कैसे जाएगी उसके 3 तरीके हैं. So let's come on acquisition. पहला है citizenship by birth, जो कि कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 3 ऑफ Citizenship Act 1955. तो पहले कोई भी इंसान अगर 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में इंडिया में पैदा होता है, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी. लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2003 के बीच में कोई भी इंसान अगर इंडिया में बर्थ ले रहा है तो उसे ऑटोमेटिकली इंडियन की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. उसका कोई भी एक पेरेंट, ओके, उसका कोई भी एक पेरेंट के पास सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की. उसके बाद 3 दिसंबर के बाद से 3 दिसंबर 2003 के बाद से फिर से लॉज में चेंजेस हुए कि दोनों पेरेंट या कोई भी एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन हो और इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए. अब हु इज अ इलीगल इमिग्रेंट? इलीगल इमिग्रेंट सेक्शन 21B में डिफाइंड है सिटीजनशिप एक्ट के. कोई भी ट्रेवलर इंडिया में आता है बिना वैलिड पासपोर्ट के, बिना किसी वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट के, या फिर उसके पास अगर पासपोर्ट है लेकिन उसका जो टाइम है, टाइम लिमिट है स्टे इन इंडिया में, वो एक्सीड हो चुका है.
उसे हम लोग इलीगल इमिग्रेंट कहेंगे। अब जो हमारा करंट लॉ है, अगर कोई सिटीजनशिप बाय बर्थ के थ्रू लेना चाहे तो जो करंट लॉ है वो ये है कि वो इंसान इंडिया में पैदा होना चाहिए, दोनों पेरेंट्स के पास या फिर किसी एक पेरेंट के पास इंडिया के सिटीजन हो और उनमें से कोई भी एक पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट ना हो। सो दिस इज आवर करंट लॉ। नाउ कमिंग ऑन आवर सेकेंड स्टेप, दूसरा तरीका क्या है एक्विजिशन का, दैट इज बाय डिसेंट गिवन इन सेक्शन 4। कोई भी इंसान अगर इंडिया के बाहर पैदा हुआ तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 में अगर उसका फादर के पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो वो भी इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, वो बच्चा जो पैदा हुआ। उसके बाद ये हुआ 10 दिसंबर 1992 के बाद कि अगर कोई भी पेरेंट के पास इंडिया की सिटीजन हुई तो ऑटोमेटिकली उसका बच्चा जो है वो भी इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। लेकिन अभी जो हमारा करंट लॉ है वो ये कहता है कि 1 साल के अंदर जब वो बच्चा पैदा हो तो 1 साल के अंदर उस कंट्री के जो कंसर्न रजिस्ट्रार होगा उसके पास जाके उस बच्चे को रजिस्टर करवाना एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ही उसे माना जाएगा सिटीजन है वो इंडिया का, अदरवाइज वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा। अब आते हैं अगले तरीके पे जो कि है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, जो कि सेक्शन 5 में दिया हुआ है। इसमें है कि जाके रजिस्टर करवाना यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके लिए कुछ पर एक कंडीशन है कि वो जो पर्सन होना चाहिए वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। अब इसके पीछे कुछ कंडीशन है जो कि सेक्शन 5 में एज इट इज गिवन, इट्स वेरी इजी, यू कैन रीड इट। इफ एनी डाउट अराइजेस यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट मेथड इज बाय नेचुरलाइजेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई इंसान एप्लीकेशन देगा तो उसे वो सर्टिफिकेट दे देगा नेचुरलाइजेशन का, ठीक है, लेकिन वो इंसान इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो कुछ क्वालिफिकेशन है नेचुरलाइजेशन के लिए। पहला कि ही शुड नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री जहाँ पे इंडियंस को प्रिवेंट किया जाता है टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली चीज। दूसरी चीज उसने कोई दूसरे सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया हो, ठीक है। तीसरी चीज जब उसने एप्लीकेशन दिया हो उससे 12 महीने पहले वो इंडिया में रिसाइड कर रहा हो या फिर वो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई काम कर रहा हो, उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। देन डेट ऑफ एप्लीकेशन से 14 साल पहले वो इंडिया में रिसाइड कर रहा हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज के बारे में। आफ्टर गेटिंग द जब नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट मिल जाए तो उस इंसान का इंटेंशन रहना चाहिए इंडिया में रहने का। ये नहीं कि बस सिटीजनशिप ले लिया काम हो गया, नहीं, उसका इंटेंशन रहना चाहिए कि वो इंडिया में रिसाइड करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी चाहे तो कोई सी भी कंडीशन वेव ऑफ कर सकती है या पूरी क्वालिफिकेशन, अगर उस पर्सन ने कोई डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस एक्सेट्रा। अब जो लास्ट मेथड है वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका सेक्शन 7 में दिया हुआ है। इसका मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करते हैं, किसी भी तरीके से एक्वायर करते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, अगर वो कोई भी फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करती है तो वो जो उस कंट्री के जो लोग होंगे किसी किसी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं मिलेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जैसा कि पुडुचेरी के केस में हुआ था। Now coming on our next slide, here we will study about loss of citizenship. तो पहला तरीका ये होता है रिनंसिएशन। हर एक इंसान के पास जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसके पास राइट है, जब मर्जी वो चाहे तो ये डिक्लेरेशन दे सकता है कि यस आई डोंट वांट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजनशिप को रिनाउंस कर देता है। दूसरा तरीका टर्मिनेशन। अगर कोई इंसान वॉलंटरली, सेक्शन 9 में दिया हुआ है, वॉलंटरली अगर वो किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है इंडिया की सिटीजनशिप। नाउ लास्ट मेथड इज बाय डेप्रिवेशन, सेक्शन 10 में दिया हुआ है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो सिटीजनशिप ले सकती है। अगर पहली कंडीशन, अगर उस इंसान ने इंडिया की सिटीजनशिप फ्रॉड के तरीके से ली। दूसरा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टुवर्ड्स डिसलॉयल रहा। तीसरा, अगर उसने एनिमी से कम्युनिकेट किया ड्यूरिंग वॉर, ओके, और उस इंसान को इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है 2 साल के लिए। जब उसे सिटीजनशिप मिलता है उस 5 साल के अंदर ही अंदर उसे 2 साल की सज़ा मिल जाती है, इम्प्रिजनमेंट, ओके।
then he had been a resident for foreign country for 7 years. For 7 years, that means सिटीजनशिप लेने के बाद वो जाकर किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, 7 साल तक लगातार वो किसी फॉरेन कंट्री में रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी सिटीजनशिप खुद ब खुद चली जाएगी. So this was all about citizenship. Hope you liked my video. If there's any doubt, any query, please answer it. Please question me in the comment box. Thank you.